ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त से दिसंबर यानी कि साल के अंतिम 5 महीनों में बनने वाले विशेष 14 योगों के बारे में। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल आते हैं, त्रैमासिक राशिफल आते हैं। मासिक राशिफल में जो मुख्य चीज़ें होती हैं उस पर विश्लेषण करता हूँ। त्रैमासिक में मैं 3 महीने में ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर विश्लेषण करता हूँ। साप्ताहिक में मैं चंद्रमा के गोचर को आधार बनाकर विश्लेषण करता हूँ। हर चीज़ का औचित्य अलग है, लेकिन यह जो वीडियो है यह हर ग्रह के गोचर पे आधारित नहीं होगी, या इस वीडियो में कोई मैं बहुत ज़्यादा महत्व हर ग्रह के गोचर पे नहीं दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी विशेष 14 परिस्थितियां, ऐसे विशेष 14 योग जो आने वाले 5 महीने में जीवन पर बहुत प्रभाव और बहुत बदलाव डालने वाले हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगा। वो ग्रहण दोष हो, ग्रहण का लगना हो, कुछ ग्रहों की युतियाँ हो, कुछ ग्रहों का समसप्तक योग हो, कुछ ग्रहों का वक्री होना, कुछ ग्रहों का अतिचारी होने के कारण राशि बदल लेना, आगे चले जाना, कुछ ग्रहों का पतित हो जाना, ये सारी ही चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। क्योंकि ये आंकलन जो मैंने किया है 14 योग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो व्यक्ति ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, अच्छी चीज़ों का लाभ और बुरी चीज़ों से बचना चाहता है, उनके लिए राशिफल अवश्य काफ़ी उपयोगी होगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि के सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको सूट करता है, रिलेट करता है, ज़्यादा वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं, चलते हैं पहले योग की तरफ, जो कि है 17 अगस्त से 17 सितंबर 1 महीने के लिए बनने वाले सूर्य ग्रहण दोष के बारे में। सूर्य 17 अगस्त को राशि बदलेंगे और 17 सितंबर तक आपके लग्न भाव में ही रहेंगे। मैं कई बार वैसे समझा ही चुका हूँ, लेकिन जो ग्रहण की बात करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हम ज्योतिषीय दोष की बात करते हैं वो कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा राहु या केतु के साथ होते हैं। सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के साथ होते हैं। सूर्य और भी हो सकते, कभी कभी दोनों ही साथ में होते हैं। चंद्रमा पर हर महीने में 2 बार ग्रहण दोष लगता है, क्योंकि महीने में 1 बार राहु के साथ रहते हैं 2.5 दिन के लिए चंद्रमा, और 1 बार केतु के साथ रहते हैं 2.5 दिन के लिए। सूर्य पर साल में 2 बार ये ग्रहण दोष लगता है, लेकिन लगता है लंबे टाइम के लिए, 1 महीने के लिए। जो खगोलीय घटना होती है ग्रहण का लगना, वो अलग चीज़ है। ये ग्रहण दोष की बात करें, इसका प्रभाव होता है, उसका भी प्रभाव बहुत होता है। अब यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो ग्रहण दोष कहाँ लग रहा है? ग्रहण दोष लग्न में लग रहा है। ग्रहण दोष किस पर लग रहा है? ग्रहण दोष सूर्य पर लग रहा है। सूर्य क्या है? सूर्य लग्नेश है, इसीलिए ये थोड़ा मिश्रित प्रकार का ग्रहण दोष रहेगा। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। केतु और लग्न के स्वामी 7वें लग्न भाव में, ये आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम से निकलने का मौका देगा। अगर आप किसी व्यवस्था में फंसे हुए थे, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए थे जो बहुत टाइम से आपको तंग कर रही थी, उससे निकलने का मौका मिलेगा। क्योंकि केतु हैं तो शायद ये मौका बहुत लाभप्रद वाला नहीं होगा, यानी कि मे भी आपको कुछ नुकसान उठाना पड़े, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन किसी विकट परिस्थिति से, ऐसी दिक्कत जो आपको बहुत टाइम से आ रही थी, उससे निकलने का मौका मिलेगा। लग्नेश हैं, सूर्य और केतु के साथ बैठ रहे हैं, तो ये आत्ममंथन का मौका होता है। ये 1 महीना आने वाले टाइम में क्या करना है, बीते साल में, अब ये कहीं ना कहीं साल का लेट्स से कि लेटर पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। इस साल में क्या क्या कर लिया, क्या क्या नहीं कर पाए, अगले आने वाले साल के अंतिम भाग तक क्या करना है, या जीवन के बारे में सोचना कि क्या सोच के चले थे, कहाँ पे आ गए हैं, कहाँ तक जाना है, इन सब के विचार करने के लिए, इन सब पर विचार करने के लिए ये जो आत्ममंथन है बहुत अच्छा है। और लग्नेश और केतु साथ में ये रिसर्च का भी योग बहुत अच्छा बनता है। तो जो रिसर्च बेस्ड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या अदरवाइज़ कोई जॉब ही करता है रिसर्च की, उनके लिए अच्छा है। लग्नेश सूर्य केतु के साथ जो लोग आईटी इंडस्ट्री आदि में काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में, स्पेशली कंप्यूटर से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित
कार्य करते हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा, और इवन जो मेडिकल इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी, मेडिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। सूर्य केतु ग्रहण दोष, और ग्रहण दोष क्या है? बदलाव है, और ग्रहण दोष अनकन्वेंशनल है। तो अपने जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव लाने हो, लोगों को दूर करना हो, परिस्थितियों को बदलना हो, अपनी एडिक्शंस को कंट्रोल करना हो, इन सब के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छी चीज़ों के साथ साथ ये नहीं भूल सकते कि ये ग्रहण दोष पहला लग्न पे लग रहा है, लग्न में लग रहा है, दूसरा लग्नेश पे लग रहा है, तो सेहत पर अचानक से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऑलरेडी आपके अष्टम में शनि वक्री है, मैंने 4 ग्रहों की वीडियो बनाई थी। मुझे याद है उसके बाद कई सिंह लग्न के लोगों का कंसल्टेशन आया, उनके साथ उनको अभी ऑलरेडी कई लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ डायग्नोज हुई है, क्योंकि ये शकट योग जो बना हुआ है ना, ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे शकट योग तो था ही, खैर उसकी हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ग्रहण दोष का लग जाना यानी कि अचानक से हेल्थ इशू, लग्नेश केतु इंजरी सर्जरी का योग भी बनाता है, और ये कभी कभी बॉसेस से और सरकार से भी प्रॉब्लम्स देता है। तो इस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देना है। सप्तम में ऑलरेडी राहु है, सप्तमेश ऑलरेडी वक्री है, और सप्तम पर सूर्य की दृष्टि भी आ गई। ये अचानक से मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम लेके आ सकता है। जो ग्रहण दोष है इसका कुछ अच्छा प्रभाव होगा, लेकिन कुछ नकारात्मक भी होगा। दोनों को ही संतुलित करके जीवन में आगे बढ़िएगा। अगर आप बहुत पॉपुलर व्यक्तित्व हैं, या बहुत पॉपुलर भी नहीं, बल्कि आपकी अच्छी जान पहचान है, जो यूजुअली सिंह वालों की होती है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही थोड़ी लार्जर देन लाइफ होती है यूजुअली। अब इसमें ये होगा कि सूर्य बहुत वीक है कुंडली में, तो चीज़ें बदल सकती हैं, पर यूजुअली सूर्य वाले या लियो वाले जो लोग होते हैं उनका लार्जर देन लाइफ पर्सोना होता है। तो अगर आप बहुत पॉपुलर हैं, जाने माने हैं, लोग आपको बहुत जानते हैं, किसी भी स्तर पर है वो चीज़, तो अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। और सरकारी कार्य कुछ अटक रहे थे उनको अब टालिएगा मत, वरना वो दिक्कत बहुत ज़्यादा आ सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों के रोग, आँखों के रोग, सर्जरीज, इंजरीज और हृदय संबंधित रोग आपको तंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगी। चलते हैं दूसरे योग की तरफ। दूसरा योग है लक्ष्मी नारायण योग। कब बनेगा वो बनेगा 21 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, जब शुक्र कर्क में मूव हो जाएंगे और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। देखिए, वैसे शुक्र बुध आसपास ही रहते हैं, मैं वैसे कई बार बताता चलता हूँ ये चीज़ें, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है ज्योतिष में, गणित का या ज्योतिषीय गणित का। तो सूर्य से आप देखेंगे बुध, किसी की भी कुंडली उठा के देख लीजिए, सूर्य से बुध या तो सेम ही भाव में मिलेंगे या एक भाव आगे एक भाव पीछे। उसी तरह शुक्र भी सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, या तो सूर्य के साथ ही होंगे या मैक्सिमम 2 भाव आगे, मैक्सिमम 2 भाव पीछे। इसी कारण से बुध शुक्र आसपास ही चलते हैं, और कभी कभी उनकी युति भी हो जाती है, और उनकी युति लक्ष्मी नारायण योग कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 12वें घर में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसमें बुध क्या है? बुध आपके धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी हैं। विशेष धन कारक ग्रह हैं सूर्य के लिए, या कहिए सिंह के लिए बुध, और यहाँ पे वो शुक्र के साथ बैठे हैं जो 10वें घर के स्वामी हैं। पहली चीज़, अगर जॉब गई हुई थी, जॉब प्राप्त नहीं हो रही थी, जॉब नहीं लग रही थी, तो जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पे आपके बन जाते हैं। दूसरा, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी 12वें घर में शुक्र हैं और बुध के साथ बैठ गए, अगर आप, क्योंकि बुध धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी है, ठीक है, ये छोटी यात्रा दिखा रहा है, ये करियर के भाव है। शुक्र क्या है? करियर और छोटी यात्रा दिखाते हैं, या चेंज दिखाते हैं, बदलाव दिखाते हैं। बुध क्या है? लाभ और धन, यानी कि इनकम दिखाते हैं, और 12वें घर में। तो अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उसके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। अब 9 दिन का पीरियड है, इसमें चीज़ें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ सकती हैं। आपका इंटरव्यू हो सकता है, ऑफर लेटर आ सकता है। ऑब्वियसली वीज़ा प्रोसेस तो अब अगर बड़ी कंट्रीज़ है तो उनका तो थोड़ा लेंदी होता है, कई कंट्रीज़ का उतना नहीं होता। आजकल तो कुछ कंट्रीज़ एकदम फास्ट प्रोसेस भी कर दिया, पर कुछ कंट्रीज़ के तो बहुत लेंदी वीज़ा प्रोसेस आज भी हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। लेकिन ये है कि विदेश संबंधित जॉब अगर ढूंढ रहे थे तो उसमें लाभ मिलेगा। और क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग 12वें घर में है, तो ये विदेश से वैसे भी लाभ दिखाता है। अगर आपका कोई वीज़ा का कार्य वैसे ही अटक रहा था, इमिग्रेशन का कार्य अटक रहा था, विदेश से आप संबंधित काम करते हैं, आप इंडिया में ही रहते हैं लेकिन MNC में काम करते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन विदेश से आपका बिजनेस है, तो उस सब में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तीसरे घर के स्वामी शुक्र बुध के साथ बैठे हैं और अपने से
दस्ते भर में। अगर आपके पास कोई स्किल है और हॉबी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्किलफुल है, तो उसके द्वारा भी धन अर्जित करने का मौका मिलेगा। और क्योंकि 2 शुभ ग्रह 12वें घर में है, ये धार्मिक जगहों के दर्शन करवाता है। और यहाँ से क्योंकि ये सप्तम से छठे भाव में है, तो इवन कुछ लीगल केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका भी करवाते हैं। तो ये बुध शुक्र की जो युति है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी दिख रही है, क्योंकि 12वां भाव एक प्रकार से गुप्त धन भी डिनोट करता है। तो अगर कोई गुप्त धन के सोर्सेस हैं आपके, तो उसमें भी आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग यहाँ से मिलकर छठे भाव पर नज़र डालेगा, तो स्टूडेंट्स को भी कंपटीशन आदि में सफलता मिलेगी। और इवन कार्य क्षेत्र में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, उसको सॉल्व करने का भी मौका आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये लक्ष्मी नारायण योग बहुत अच्छे प्रभाव देगा। हाँ, लेकिन 12वें घर में बुध शुक्र, अकेले शुक्र ही वैसे, लेकिन बुध भी हैं, तो खर्चे बहुत होंगे। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि वो खर्चे करने की क्षमता भी आपके पास अवश्य होगी। चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि है 7 सितंबर 2025 को लगने वाला साल का तीसरा ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर। ठीक है। 7वें घर में चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव मानसिक चीज़ों पर बहुत रहता है और 1 महीने तक इसका इम्पैक्ट रहता है। तो जब ये चंद्र ग्रहण आपके सप्तम भाव पे लग रहा है ना, और चंद्रमा क्या है? 12वें घर के स्वामी भी हैं। सप्तमेश शनि हैं जो वक्री हैं, लग्न में केतु हैं और मंगल दोष बना हुआ है, कि सारी चीज़ें मैरिड लाइफ के लिए अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रही। जैसा मैंने कहा, चंद्रमा या चंद्र ग्रहण का इमोशंस पर बहुत इम्पैक्ट रहता है। अब ये सारी स्थितियाँ बनी हुई, तो क्या होगा ना, मैरिड लाइफ में एक बहुत डिस्कंटेंटमेंट सा आ जाएगा। कभी कभी होता है ना कि अपना पार्टनर अच्छा नहीं लगे या उसकी कमियां दिखना शुरू हो जाए और बस बुराइयां ही दिखें। वैसा ही यहाँ से होने वाला है। एक इमोशनल लेवल पर डिस्टर्बेंस आएगी, आपको अपने लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। तो इससे थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि एक संवेदनशील टाइम होता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि प्रॉब्लम सच में शायद उतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन मन तो मन है, मन किसके बस में आया है। तो यहाँ पे मनः स्थिति ही ऐसी हो जाती है कि आपको यही लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ सबसे खराब है। दूसरे व्यक्ति को देखते आ रहे, वो यहाँ पे घूमने जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, कंपैरिजंस करते हैं। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ के लिए बहुत सेंसिटिव टाइम होगा, बहुत केयरफुल रहिएगा। दिक्कतें अचानक से आ सकती हैं। अगर दिख रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, 1 महीने तक शांत रहिए। खैर, पति पत्नी के बीच में 1 महीने तक शांत रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश कीजिए शांत रहने की। दूसरा, बिजनेस में भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने। यहाँ पे हो सकता है सडन ऑफर्स आ जाए, पार्टनरशिप के ऑफर्स आ जाए, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आ जाए। मैं नहीं कह रहा कि 1 महीने तक कुछ नहीं कीजिए, पर बहुत संतुलित तरीके में उसको परख कर, पढ़कर, हर चीज़ को समझ कर ही आगे बढ़िएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे क्योंकि राहु का इम्पैक्ट है, तो व्यक्ति बिना सोचे समझे उत्साह में आकर, इल्यूजन में आकर कुछ ऐसे काम पकड़ लेता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है जिसका प्रभाव नेगेटिव होता है। और एक चीज़ जिसका बहुत ध्यान देना है, अपनी इमेज का। ये वो 1 महीना 1.5 महीना होगा जहाँ पे आपकी इमेज पर प्रहार किया जाएगा, और अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे आप बहुत लोगों को जानते हैं। तो चंद्र ग्रहण थोड़ा सा उथल पुथल अवश्य मचाएगा। चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है मंगल, गुरु और राहु का त्रिकोण योग। ये कब बनेगा? 13 सितंबर से 27 अक्टूबर, जब मंगल राशि बदलकर तुला में आ जाएंगे। अब इसमें गुरु 18 अक्टूबर को राशि बदलेंगे, तो लेकिन मोटे मोटे तौर पर एक लंबे टाइम तक के लिए ये जो योग है, तो ये त्रिकोण योग कैसे बन रहा है? मंगल यहाँ पे आए, गुरु की दृष्टि मंगल पर भी, राहु पर भी, राहु की दृष्टि गुरु पर भी, मंगल पर भी। तो एक प्रकार से त्रिकोणीय योग बन रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दृष्टि ना भी हो, कोई भी ग्रह अगर एक दूसरे से त्रिकोण में बैठते हो तो उन पर प्रभाव आता है। अब मंगल की बात करें, मंगल तीसरे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, और मंगल यहाँ पे आके परम बली हो जाते हैं। ठीक है, उनका दिग्बल थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पे आके, क्योंकि जब यहाँ पे आएंगे तो शून्य हो जाता है उनका दिग्बल, लेकिन
अपने आप में तीसरे घर में मंगल को स्थान बल बहुत मिलता है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक मंगल की अवस्था होती है। अब मंगल पर गुरु की दृष्टि है और मंगल पर राहु की दृष्टि है। अब गुरु क्या है, गुरु आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं। और मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल आपके चौथे घर के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अष्टम और चौथे और मंगल का कुछ योग बन गया, तो ये अचानक, और गुरु वैसे भी 11वें घर में बैठे हैं जो अष्टम के स्वामी हैं, ये बताता है कि पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है और अचानक से कोई बहुत बड़ा धन लाभ यहाँ पे आपको हो सकता है। और मंगल तीसरे घर में वैसे ही बहुत बली होते हैं और गुरु और राहु क्या है, एक्सपेंशन के कारक हैं। तो मंगल का जो बल है, कॉन्फिडेंस है, पराक्रम है, भाव है कॉन्कर करने का, कुछ बड़ा करने का, इन सबको राहु और गुरु मिलकर बढ़ाने वाले हैं। और क्योंकि मंगल भाग्येश भी हैं, तो जब राहु गुरु उनको देखेंगे तो भाग्य की वृद्धि बहुत होगी। ये 1.5 महीना भाग्य का साथ बहुत प्राप्त होने वाला है सिंह वालों को। और यहाँ से मंगल भाग्य स्थान को भी देखेंगे, तो मंगल जो भाग्येश हैं ऑलरेडी राहु और गुरु के प्रभाव में बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, एक्सपैंड करेंगे अपने कारकत्वों को, और यहाँ से वो उस प्रभाव को लेकर, राहु गुरु के प्रभाव को लेकर भाग्य स्थान को देखेंगे। तो यकीन मानिए अगर इस 5 महीने के कालखंड में एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका सिंह वालों के लिए कोई होगा तो यही होगा। कह सकते हैं इसको कि गोल्डन पीरियड। अभी आगे देखेंगे कुछ बनता है ऐसा कि नहीं, लेकिन अभी तक की ये बात करें, जो चौथा आपके लिए योग बन रहा है ये बहुत परिपूर्ण है, संपूर्ण है। करियर की बात कर लीजिए, बिजनेस की बात कर लीजिए, दुश्मनों पर हावी रहने की बात कर लीजिए। मंगल यहाँ से छठे घर को देखेंगे, उनकी उच्च की राशि, यानी कि लीगल केसेस, दुश्मनों पर हावी रहना, और यहाँ से वो 10वें घर को भी देखेंगे। और क्योंकि मंगल बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित हैं, राहु और गुरु से प्रभावित हैं, और मंगल नवम भाव को भी देख रहे हैं जो 10वें से 12वां है, और मंगल 10वें भाव को भी देख रहे हैं जो 10वां भाव कर्म का स्थान है। तो यहाँ पे आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। बस ध्यान ये दीजिएगा क्योंकि मंगल बहुत ओवर पावरिंग हो जाएंगे और ये मंगल नवम को देखेंगे, तो कभी कभी क्या होगा ना, आप थोड़ा सा अपने बॉस को भी ओवर पावर करना शुरू कर देंगे। होता है सिंह वालों के अंदर ना, वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके ओवर पावरिंग हो जाते हैं, या फिर जो मंगल से स्वामित्व लोग होते हैं वो भी धीरे धीरे करके ओवर पावरिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना आप अपने बॉसेस को ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे और उसके कारण क्या होगा ना, मतभेद हो सकते हैं। लेकिन कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, सीखने के लिए, अपने दुश्मनों को हराने के लिए, अपने कमियों को हराने के लिए और अपने जीवन को एक नया रास्ता दिखाने के लिए, तो जो चौथा योग है आपका बहुत अच्छा है। बस थोड़ा भाई बहनों से संबंध बनाकर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर उनसे प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। बहुत अच्छा योग है। बात करते हैं 5वें योग की, जो कि है 15 सितंबर से 9 अक्टूबर शुक्र केतु युति। शुक्र आ जाएंगे आपके लग्न भाव में 15 सितंबर को और शुक्र केतु युति होगी। 2 दिन में सूर्य का गोचर हो जाएगा, तो सूर्य को हम आगे कर देते हैं ताकि केतु शुक्र पर फोकस रहे। शुक्र केतु की युति बहुत अच्छी नहीं होती, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। केतु भी शुक्र को अपना गुरु ही मानते हैं जैसे राहु मानते हैं, लेकिन राहु और शुक्र की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों ही बहुत सेम है, और दोनों जब साथ में बैठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक भौतिक जीवन के लिए योग बनाते हैं। लेकिन केतु शुक्र युति बहुत अच्छी नहीं, दोनों का ही व्यक्तित्व अलग है। अब ये भोग हैं तो ये योग हैं, ये अटैचमेंट्स हैं, मोह माया हैं, ये वैराग्य है। अब राहु से भी कई चीज़ें मिलती हैं, तो ना वो जो दोस्ती हम किससे करते हैं, दोस्ती यूजुअली देखे परिवार में कोई भी लोग, भाई बहनों, बाकी लोग, वो तो हमें मिल ही जाते हैं। हम दोस्ती किससे करते हैं, दोस्ती करते हैं भाई जिससे हमारे थोड़ा सा नेचर मिलता है, ख्यालात मिलते हैं, कंफर्ट जोन है। तो वैसे ही ग्रहों का भी आप कंफर्ट जोन शुक्र का राहु के साथ अवश्य, केतु के साथ नहीं, इसलिए ये केतु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती। मैरिड लाइफ पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, ओवरऑल भी पड़ता है पर किसी के लिए बहुत ज़्यादा, किसी के लिए बहुत कम, क्योंकि यहाँ से वो सीधा सप्तम को देखेंगे दोनों। खैर शुक्र देखेंगे केतु का प्रभाव के साथ, तो मैरिड लाइफ पर सबसे पहले प्रभाव पूरा पड़ेगा। यहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। सप्तमेश अभी भी वक्री ही चल रहे हैं शनि, और सप्तम में राहु, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज, डिसकंटेंटमेंट सब आने वाला है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी चीज़ ये है कि शुक्र जो है वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, जिनकी कुंडली और यहाँ पे समेत अंतर्दशा प्रतंत्रदशा खराब चल रही होगी,
उनके लिए जॉब जाने का योग थोड़ा सा बन जाता है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। लेकिन इसके साथ ही ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जिनकी कंपनी में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बुरे हालात चल रहे हैं और कुंडली में भी समय अच्छा नहीं चल रहा। अदरवाइज इसका एक अच्छा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अगर आप बहुत टाइम से अपना डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र करना चाहते थे, या फिर अब आप नई जॉब ढूंढना चाह रहे थे जिसमें आपका प्रोफाइल अलग हो, तो उन लोगों के लिए योग बहुत अच्छा है। किसके लिए? जो अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते थे या फिर कोई ऐसी नई जॉब चाहते थे, ये समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, नई जॉब जिसमें आपका प्रोफाइल बदल जाए, उन लोगों के लिए योग यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्र तीसरे घर के स्वामी हैं, केतु के साथ बैठे हैं, अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने कामों, जो भी आपके काम अटक रहे थे उनको एनालाइज करके ठीक करने का मौका मिलेगा। लेकिन पुनः अभी हमने मंगल की बात करी, तीसरे घर के स्वामी भी शुक्र केतु के साथ हो गए। ये दिख रहा है कि यहाँ पे आपके अपने भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, और केतु का इन्वॉल्वमेंट आ गया यानी कि कभी कभी पैतृक संपत्ति का भी मामला आ जाता है। अच्छे खासे रिश्ते भाई बहनों के, भाई भाइयों के जो जीवन भर साथ में रहते हैं, वो ज़मीन के टुकड़ों के लिए अवश्य अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऐसा योग बनता है तो उसको आराम से सुलझा लीजिएगा। ये है कि शुक्र केतु के साथ होते हैं ना, कभी कभी क्या, और लग्न में स्पेशली कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति को ये भी क्योंकि केतु वैसे ही लग्न में आपके आगे, तो वैराग्य उत्पन्न होता ही है। यहाँ पे ना व्यक्ति ये सोचता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। कई बार सबके मन में ये भाव आता होगा, हम कर तो रहे हैं या कमा तो रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? जीना है, काम करना है, मर जाना है। तो औचित्य क्या है? क्या कुछ करने के लिए जन्म हुआ है या यही करने के लिए जन्म हुआ है? ये भाव आपके अंदर बहुत आएगा, और कभी कभी अच्छा भी होता है ये भाव कि हमें सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हाँ, मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, और इवन लव लाइफ पर भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार यहाँ पे दांतों, आंखों के रोग और हार्मोनल इश्यूज स्पेशली महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। मैरिड लाइफ पर थोड़ा ध्यान अवश्य ज़्यादा दीजिएगा। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है सूर्य ग्रहण। साल का अंतिम ग्रहण, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर, इसलिए चंद्रमा सूर्य साथ में होंगे। पूर्णिमा पर क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। अब पहली चीज तो अभी इससे पहले एक ग्रहण लगा 7 तारीख को, फिर 22 को, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर 2 ग्रहण लग रहे हैं। ये थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला मामला होता है, क्योंकि अगर दोनों ही ग्रहण थोड़ी सेंसिटिव जगहों पे हैं तो इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। अब दूसरे घर में सूर्य ग्रहण का लगना ये धन का नुकसान दिखाता है, सरकारी प्रॉब्लम्स बहुत दिखाता है। अगर आप ऑलरेडी सरकारी या लीगल पचड़े में फंसे हुए हैं ना, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिएगा। बिजनेस करते हैं, कोई सरकारी काम अटक रहा था, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी यहाँ पे आ सकती है। दूसरा, कुटुंब भाव में ग्रहण लगना घर में दिक्कतें दिखाता है। किस प्रकार की? पहला तो मनमुटाव बहुत होगा। दूसरा, घर में कोई बार बार बीमार पड़ सकता है, और ये प्रभाव 1-1.5 महीने के लिए देखने को मिलेगा। बार बार कोई बीमार पड़ सकता है, और घर में बहुत कहा-सुनी, बहुत ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। और इवन यहाँ पे गलत इन्वेस्टमेंट्स, गलत जगह पे पैसा डालना, इन सब के योग भी बन जाते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण थोड़ा सा नेगेटिव है। और सूर्य ग्रहण किस पे लगता है? सूर्य पर, और सूर्य कौन है? लग्नेश है। इसलिए अपनी सेहत पर, मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, लालच से बचिएगा। करियर में भी उथल पुथल मचेगा, कलीग्स और बॉसेस से एकदम तंग करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे वाणी के स्थान में है, तो आपसे भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जाएगा, और आपसे कुछ गलतियाँ भी संभावित हो सकती हैं। यहाँ पे वक्री शनि का प्रभाव भी है। ये टाइम सूर्य ग्रहण वाला बहुत ईजी नहीं जाने वाला। पुनः कहूँगा कि कुछ लोगों के जॉब जाने के योग यहाँ पर फिर से बन रहे हैं। आप सभी को पता होगा जॉब मार्केट्स में क्या चल रहा है आजकल। ऊपर से कुछ वर्ल्ड लीडर्स अपने ही एक अलग उस पे जा रहे हैं कि वो अलग अलग टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव धीरे धीरे कर पड़ेगा। इनिशियली तो नहीं लगेगा हमें कि, लेकिन आगे आगे चलकर इसका जॉब पर प्रभाव पड़ेगा। AI आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी कंपनी में थोड़ा सा प्रभाव इस प्रकार का है, केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जॉब जाने के योग है। वाणी को लेकर तो बहुत केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे वाणी के कारण ही कई प्रकार की दिक्कतें आपको झेलने को मिल सकती है। सेंसिटिव टाइम है, और ये मारक भाव में है जो ग्रहण लग रहा है, और आपके लग्नेश यहाँ पर बैठे हैं सूर्य। सेहत को लेकर, पैसों को लेकर, वाणी को लेकर, करियर को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। घर के लोगों की तबीयत को भी लेकर केयरफुल रहेगा, और घर में माहौल थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं अगले 7वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र का नीच का होना और वक्री शनि से समसप्तक योग। शुक्र नीच के हो जाएंगे।
नीच का ग्रह पैसों के लिए बिल्कुल बुरा नहीं होता। तो हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि धन स्थान में शुक्र का नीच का होना, जो 10वें घर के स्वामी हैं, अचानक से धन प्राप्ति की ओर इशारा करते हैं। अगर कुछ लोगों की जॉब चली भी गई होगी, पीछे जो योग बने थे, तो 10वें घर के स्वामी का धन स्थान में ना, भले ही नीच के हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अगर जॉब दोबारा चाहिए होगी तो, लेकिन जॉब मिल जाएगी। लेकिन पुनः जो हमने शुक्र केतु के बारे में बात करी थी, यहाँ पे शुक्र नीच की अवस्था में भी हो गए और एक ऐसे ग्रह से दृष्ट हैं जो शनि है। तो ये नीच के, और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उनकी सूर्य से भी होती होगी। ये हुआ है 9 अक्टूबर को, तो 17 अक्टूबर तक सूर्य से भी होती है। तो ये दोनों ही अलग करने वाले ग्रह हैं। तो मैरिड लाइफ में कोई भी प्रभाव अच्छा नहीं होगा, यानी कि मैरिड लाइफ में जो स्ट्रगल्स चल रहे होंगे वो और भी कंटिन्यू होंगे। यहाँ पे खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि दूसरे घर में जब शुक्र आते हैं ना, और अगर उनकी अवस्था खराब है, तो पहला व्यक्ति की वाणी में बहुत डिसग्रेस आ जाता है। तो बहुत केयरफुल होकर बातचीत कीजिएगा, क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है कि हम यूजुअली अच्छी तरह से बात करते सब कुछ है, कभी ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है ना, आपने कोई देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत संतुलित रहता है लेकिन कुछ टाइम के लिए उनकी वाणी बिगड़ जाती है, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं, ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं। अब वो ग्रहों का प्रभाव ही होता है, और ये वही टाइम है। आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आपका जो अच्छा खासा व्यक्तित्व बना हुआ है, गुडविल बनी है, वो खराब हो सकती है। तो वाणी को लेकर बहुत केयरफुल। यहाँ पे भयंकर एक चीज़ तंग करेगी आपको, ऑफिस पॉलिटिक्स, भयंकर। क्योंकि शुक्र, मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पे दूसरे घर में जब शुक्र आ गए और वक्री शनि से दृष्ट हैं, तो ये भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स करवाएंगे। तो ये वो टाइम है जो आपको बहुत केयरफुल रहना है मैरिड लाइफ को लेकर। खर्चे भयंकर होने वाले, खर्चों पर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, आपको समझ नहीं होगा आएगा कि इतने सारे खर्चे एक साथ कहाँ से आ गए। और मैरिड लाइफ में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा ध्यान भटकने से रोकिएगा। यहाँ पे दोनों ही पार्टनर्स का ध्यान इधर उधर भागेगा और एक अनईजी सी सिचुएशन आपके मैरिड लाइफ में क्रिएट हो सकती है। तो ये मैरिड लाइफ के लिए भी थोड़ा सा नकारात्मक है, शुक्र का जो गोचर है थोड़ा नकारात्मक है, इससे बच के रहिएगा। चलते हैं 8वें योग की तरफ, जो कि है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर, सूर्य का नीच का होना और उनका राहु से दृष्टि संबंध। और वैसे तो गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन गुरु की दृष्टि केवल एक दिन की रहेगी, क्योंकि 18 अक्टूबर को गुरु राशि बदल लेंगे। सूर्य तीसरे घर में आ रहे हैं और नीच के हो रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता नीच का ग्रह बुरा होता है, और कुछ स्थानों में तो नीच का ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वैसे ही आपके लिए है तीसरे घर में सूर्य का आना। यहाँ पे सूर्य नीच के हो गए और तीसरे घर में जो सूर्य है बहुत प्रभावशाली होते हैं, और यहाँ पे मंगल के साथ भी हैं कुछ टाइम के लिए। ये बहुत अच्छा योग है। इवन यहाँ पे राहु की दृष्टि भी ना इस सूर्य के प्रभाव को और प्रबल कर देती है। ये बुरा योग नहीं है, ये अपनी मुश्किलों पर काबू पाने का है, अपनी मुश्किलों पर कंट्रोल पाने का है, अपनी मुश्किलों को सॉल्व करने का योग है। सूर्य खुद लग्नेश हैं और उन पर राहु की दृष्टि और उनका नीच का हो जाना, यानी कि कुछ अलग करने का की बारी, कुछ अनकन्वेंशनल करने की बारी। अपनी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है उनको अलग प्रकार से देखने की बारी। आप कुछ चीज़ ट्राई कर रहे थे, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पे ये मौका है आपको उसको बदल कर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बदलने का मौका कुछ आपको प्राप्त होगा। और यहाँ से ये सारे ग्रह नवम भाव को देखेंगे और सूर्य लग्नेश भी हैं, तो ये बता रहा है कि भाग्य का भी साथ मिलेगा और अपने अंदर एक आत्मबल होगा कि बड़े बड़े निर्णय लेने का। कभी कभी होता है व्यक्ति हिचकता है, अभी जैसे केतु लग्न में है, तो भले ही सिम वाले थोड़े से डोमिनेटिंग लोग हो, लेकिन अभी के लिए कुछ टाइम के लिए वो हिचक रहे होंगे। ये वो टाइम है वो हिचक दूर होगी और कुछ बड़ा कर पाएंगे। सूर्य तीसरे घर में आना यानी कि यात्राओं के योग भी बनते हैं और वो जीवन की यात्रा को भी आगे बढ़ाता हुआ दिखाता है। सप्तम से त्रिकोण में इतने सारे ग्रहों का, स्पेशली सूर्य लग्नेश का आना और राहु का ही प्रभाव, ये बिजनेस में बहुत बड़ा चेंज दिखाता है। बिजनेस में नई पार्टनरशिप्स हो, नई एक्विजिशंस हो, नए इन्वेस्टर्स हो, नए प्रोडक्ट सर्विसेज हो, सबके लिए बहुत अच्छा है। और एक प्रकार से अपने पूरे जीवन के पहलू को बदलने के लिए, वो हार्ड डिसीजन लेने के लिए कि जो आप बहुत सालों से सोच रहे हैं करूँगा करूँगा करूँगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं होती थी, बहुत अच्छा है। हर एरिया में बदलाव के लिए, हर एरिया में सुधार के लिए, हर एरिया में इम्प्रूवमेंट के लिए ये जो योग आपका बन रहा है ना, बहुत अच्छा है, बहुत लाभ उठाएगा। लेकिन फिर से कहूँगा,
कि तीसरे घर में इतने सारे ग्रह, राहु का प्रभाव, सूर्य नीच के, ये दिखा रहा है कॉन्टिन्यूसली ना कि भाई बहनों से बहुत मतभेद चलेंगे, इवन दोस्तों से भी, तो उनसे थोड़ा सा संबंध बनाकर रखिएगा। बाकी तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है ये सूर्य का नीच का होना। हाँ, एक चीज़ है, लग्नेश नीच के हो रहे हैं, हमने सूर्य की बात करी लेकिन लग्नेश भी हैं। हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, इंजरीज और गले के रोग बहुत तंग करेंगे। प्रभाव की तरफ जो कि है नवा योग, जो है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर गुरु का कर्क में होना, उच्च का हो जाना। वैसे तो गुरु को अगले साल आना था कर्क में, लेकिन उनकी अवस्था ऐसी है, अतिचारी अवस्था है, जिसके कारण वो कुछ टाइम के लिए आपके 12वें घर में आ जाएंगे। पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन है। ऐसा नहीं है कि गुरु अगले 7 सालों तक अतिचारी रहेंगे। आजकल हो क्या रहा है ना कि अभी रिसेंटली क्या है ना, 2 अगस्त को लोग ग्रहण कह रहे थे। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ऐसी, और मैं देखता हूँ ना, स्पेशली आई थिंक इंस्टाग्राम वगैरह पे इन पे व्यूज़ इतने आते हैं, इतनी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। 2 अगस्त को बताया जा रहा है कि ग्रहण है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या के आसपास हो सकता है, उसे कितनी कंडीशन चाहिए होती है। कोई ग्रहण नहीं था, लेकिन इतना उसका हो हल्ला मचा दिया गया। वैसे ही अतिचारी गुरु, अगले 7 साल तक गुरु अतिचारी रहेंगे। अरे भैया, पॉसिबल ही नहीं है। कोई ग्रह इतना लंबा अतिचारी नहीं होता। ग्रह का अतिचारी होना या वक्री होना उनके सूर्य से एक दूरी पर निर्भर करता है। पास जो ग्रह बहुत ज़्यादा आएगा वो अतिचारी हो जाएगा। कोई ग्रह अगर सूर्य से दूर जाएगा तो वो वक्री होगा। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। तो गुरु हर साल अतिचारी होते हैं। अभी क्या हो रहा है कि वो अतिचारी हुए तो कुछ टाइम के लिए वो आगे चले जाएंगे। अगर हम देखें, मैंने पंचांग देखा, पूरा डिग्री वाइज देखी, आई थिंक 0 डिग्री पे ही ऑलमोस्ट रहेंगे गुरु। कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि घुसते ही वहाँ पर एंटर करते ही वो स्लो डाउन भी हो जाएंगे और 11 नवंबर को तो वक्री हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 7 साल के लिए अतिचारी रहेंगे, हर साल अतिचारी होते हैं। इस साल उनका प्रभाव बदल रहा है। हाँ, ये है, लेकिन क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो आपके 12वें घर में आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो स्पेशली 11 नवंबर तक, जब तक वो वक्री नहीं होते, तब तक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिल सकता है। ये एक स्वर्णिम काल, जैसे वो मंगल की मैंने एक बात करी थी, बहुत अच्छा योग बन रहा है, वैसे ये गुरु का कुछ समय के लिए उच्च का होना बहुत अच्छा है। पहला तो वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, दूसरा वो पंचमेश है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश जाना चाहते थे। और 12वें घर में एक ग्रह का कुछ टाइम के लिए अपनी नॉर्मल अवस्था से हटकर उच्च का होना, यानी कि जीवन में बहुत अच्छे बदलाव लाने का मौका मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसी चीज़ की बात करी और गुरु भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं। ये जो 2 महीने होंगे आपके लिए साल के अंत के, या 2.5-3 महीने साल के अंत के, ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलने के, अपनी ज़रूरतों को समझने के, अपने धन के मामले में और दृढ़ होने के, बहुत अच्छा मौका है। अष्टमेश 12वें घर में है, ये एक साधनात्मक और धार्मिक दृष्टिकोण के लिए भी अच्छा है, अध्यात्म के लिए भी बहुत अच्छा है। और 8 और 12 दोनों ही बहुत बड़े बदलाव दिखाते हैं। आप यकीन मानिए, आप खुद देखेंगे 18 अक्टूबर के बाद आपका ना पूरा सोचने का तरीका बदलने वाला है। आप जिन चीज़ों को प्रॉब्लम समझ रहे थे, उन्हीं के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जिन चीज़ों से डर रहे थे, उसी को अपना के आगे बढ़ पाएंगे। और जो चीज़ आपको लग रही थी कि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, वही चीज़ आपको लगेगा ये तो मेरे गले का एक वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, बंधन हो गया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा योग है आपके लिए। ये करीबन 1 महीने का समय बदलाव का है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ दिक्कत आ रही थी, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रही थी, बिक सकती है। 12वें घर में बैठ के 8वें घर को ही देखेंगे। ऑलरेडी शनि है, तो पैतृक संपत्ति के वाद विवाद को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और यहाँ से 6ठे घर को देखना, यानी कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस अचानक से सॉल्व हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। विदेश से बहुत लाभ आएगा और एक प्रकार से, जैसे मैंने कहा ना, पूरे जीवन का चक्र यहाँ पे आपके बदलने वाला है। बहुत अच्छा योग है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना ही आपके लिए कम है। चलते हैं 10वें योग की तरफ, जो कि है 10 नवंबर से 29 नवंबर 2025 बुध का वक्री होना और उन पर गुरु की दृष्टि, उच्च के गुरु की दृष्टि। ये ध्यान देने वाली बात है कि एक दिन में बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने अंकित नहीं करी, या शायद आगे भी नहीं बताऊँ, लेकिन यहाँ पे बुध वक्री हो रहे हैं, लेकिन महीने के अंत में आई थिंक 24-25 के आसपास वो पतित भी हो जाएंगे, यानी कि वो वापस इधर चले जाएंगे। जैसे अभी गुरु अतिचारी होने के कारण आगे बढ़ गए, बुध वक्री होने के कारण पीछे गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम वक्री बुध की ही बात करते हैं। देखिए, बुध क्या है, बुद्धि के कारक हैं
और आपके लिए क्या है, धन कारक हैं स्पेशल। तो यहाँ पे उनका वक्री होना और योग कारक मंगल के साथ बैठना उतना बुरा नहीं, धन के रूप में उतना बुरा नहीं होगा। बल्कि यहाँ पे अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई प्रमोशन रुकी हुई थी, कोई एरियर का पैसा रुका हुआ था कि भाई एरियर में आपको मिलना है, वो प्राप्त हो सकता है। मंगल के साथ है धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी। कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी या रेंट आउट करनी थी उसके लिए भी अच्छा है, लीज पे चढ़ानी थी उसके लिए भी अच्छा है। अब ध्यान क्या देना है कि बुध वक्री हैं। अब गलती बस कहाँ से हो सकती है कि जल्दबाजी में कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेना जो बहुत अच्छी तो लग रही है लेकिन बाद में प्रॉब्लम देगी, यानी कि बिना सोचे समझे पेपर देखे और थॉरो रिसर्च किए प्रॉपर्टी पे पैसा लगा देना। यहाँ पे थोड़ा सा उसके लिए केयरफुल रहेगा। प्रॉपर्टी रेंट आउट हो सकती है, बिक सकती है, लेकिन खरीदने के लिए थोड़ा सा इस टाइम में केयरफुल रहिएगा क्योंकि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे चौथे घर में क्योंकि वक्री बुध हो गए, ये घर में बहुत बड़े कलह कलेश, मिसकम्युनिकेशन, कन्फ्यूजन बहुत होगी घर में। छोटी छोटी बात पे मिसकम्युनिकेशन होगा और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्योंकि ये वक्री ग्रह 10वें घर को भी देख रहे हैं मंगल की ऊर्जा के साथ, तो यहाँ पे ना कार्य क्षेत्र में भी आपकी बहुत बहस होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ दृष्टिकोण से तो अच्छा है लेकिन बाकी थोड़ा सा सेंसिटिव है। स्टूडेंट्स को भी बहुत ध्यान देना, और क्योंकि इमोशंस का भाव है, वक्री बुद्ध का होना यानी कि आपका जो माइंड है वो इमोशंस को एनालाइज नहीं कर पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और ना ही अपने ना ही दूसरों के, और इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। और अपनी माता जी की सेहत का भी यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। गुरु की दृष्टि, और ये गुरु भी अगले दिन वक्री हो जाएंगे, इसलिए इमोशनल चीज़ों के लिए ये जो 20 दिन का समय होगा बहुत केयरफुल रहना है। क्योंकि यहाँ पे इमोशनल जजमेंट में दिक्कत के कारण ही कई प्रकार की परेशानियां आपको झेलने को मिलेंगी। थोड़ा सा केयरफुल टाइम है, केयरफुल रहने का टाइम है। चलते हैं 11वें योग की तरफ जो कि है गुरु का वक्री होना। यहाँ से थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। गुरु वक्री होंगे, 5 दिसंबर को पुनः मिथुन में आ जाएंगे। वक्री तो बहुत टाइम तक, आई थिंक जितना मुझे याद है फरवरी तक आई थिंक वक्री है। लेकिन ये टाइम देखिए ऐसा है कि पहला तो वो ऑलरेडी उस राशि में है जिसमें उनको नहीं होना चाहिए, दूसरा वो वक्री हो गए। तो ये 11 नवंबर से 5 दिसंबर ये टाइम बहुत क्रूशल है, ये टाइम बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे अचानक से प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, खर्चों का हो जाना, स्लाइट इंजरीज। 8वें घर का स्वामी वक्र अवस्था में 12वें घर से चौथे घर को देख रहा है जहाँ पे मंगल ऑलरेडी है। ये इंजरीज और एक्सीडेंट्स का भी योग बनाता है। बहुत सारी अचानक से दुविधाएं स्टार्ट हो जाना, हेल्थ जैसे मैंने कहा साथ ना देना, और इवन यहाँ पे बिजनेस और करियर में भी थोड़ा सा उथल पुथल मच सकता है। तो ये मैंने कहा ना, केवल यहाँ पे गुरु वक्री नहीं हो रहे, ये ऑलरेडी विकृत भी हैं क्योंकि अपनी जगह से हटे हुए हैं। इनको यहाँ पे होना चाहिए, ये ऑलरेडी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ही वॉज नॉट सपोज टू, और उसके बाद वो वक्री हो गए। तो ये बहुत अजीब सा टाइम रहेगा, ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। इस टाइम को बहुत सरलतापूर्ण तरीके से बिताएं। करीबन 2 हफ्ते का टाइम है। कुछ रिस्क ना लें, कुछ अलग ना करें, कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव ना करें, खर्चों पर, सेहत पर बहुत ध्यान दें, और फैमिली लाइफ को भी बचा कर रखें। और इवन मैं कहूँगा कि कोई अपने जो दुश्मन है आपके, क्योंकि 6ठे और 8वें घर को देख रहे हैं, ये वो टाइम होगा आपके जो गुप्त शत्रु होंगे ना, या जो लोग जो सामने बहुत मीठा बनते हैं और हमेशा पीठ पीछे कुछ करते रहते हैं, वो आपके लिए बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये टाइम वो है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की तरफ जो कि है 5 दिसंबर को गुरु का वापस मिथुन में जाना, गुरु की घर वापसी कह लीजिए इसको। हाँ, यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी संतुलित होंगी। गुरु वक्री हैं, ठीक है, वक्री तो रहेंगे बहुत टाइम तक, लेकिन एटलीस्ट वो पुनः उसी स्थिति में आ गए जहाँ पे उनको होना चाहिए था। जो सेंसिटिविटीज 11 नवंबर से 5 दिसंबर, मैंने पीछे आई थिंक गलत बोल दिया कि 2 हफ्ते का, करीबन 3 हफ्ते का वो योग होगा कि जितना भी 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक का टाइम है वो थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो समय है ये थोड़ा सा चीज़ों को दुरुस्त करेगा, दोबारा ठीक करेगा, थोड़ी अवस्था वापस आना शुरू होगी, नॉर्मलाइज चीज़ें वापस आना शुरू होगी। 11वें घर में है, वक्री हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पेमेंट्स अटक रही थी, कुछ चीज़ें अटक रही थी, जो एकदम उथल पुथल मची थी ना 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में, वो चीज़ें यहाँ पर ठीक होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि वो अष्टमेश हैं तो कुछ नए मौके पैसे कमाने के, और पुनः वो
3, 7, 11 को कनेक्ट करें तो एक रियलिटी चेक मिलेगा। बीच में ना वो ऐसा टाइम होगा जब आप रियलिटी से भी दूर चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक रियलिटी चेक मिलेगा और फिर चीज़ों को ठीक करने का अवसर भी मिलेगा। तो ये गुरु का घर वापसी आपके लिए बहुत अच्छी है। वक्री होंगे तो उस पर अलग से वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा उस टाइम पे बनाऊं, लेकिन यहाँ पे तो कह सकते हैं कि वो 11 नवंबर से 5 दिसंबर की जो उथल पुथल है, यहाँ पे आकर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए संतुलित दोबारा होना शुरू हो जाएंगी। चलते हैं 7 दिसंबर को होने वाले मंगल के परिवर्तन की तरफ, जो कि बनेगा 13वां योग। वो है कि मंगल का गोचर होगा और गुरु मंगल का समसप्तक योग बन जाएगा। मंगल जैसा मैंने कहा योग कारक है, त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोण में बैठकर बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। चौथे घर के स्वामी है, त्रिकोण में बैठकर बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। और जो खुद त्रिकोणेश है यानी कि गुरु भले ही वक्री है, उनकी दृष्टि का प्रभाव, ये बहुत अच्छा टाइम है। फिर से कहूँगा, जो उथल पुथल 11 नवंबर से 5 दिसंबर में मचेगी, गुरु का वापस घर आना ये चीज़ों को ठीक करेगा। फिर मंगल का भी आपके त्रिकोण भाव में आ जाना चीज़ों को ठीक करेगा। ये भाग्यकारी योग खुद ही होता है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी अपने से नवम में बैठे हैं, योग कारक हैं और भाग्य के कारक भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये साल का जो अंत है आपके लिए जाते जाते कुछ बहुत बड़ा अवसर देकर जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, धन प्राप्ति के योग मिलेंगे। यहाँ पर वैसे देखा जाए शनि की दृष्टि भी है मंगल पर और शनि सप्तमेश है, तो बिजनेस में बदलाव करने का मौका मिलेगा। मंगल यहाँ से 11वें घर को देखेंगे और उन्हीं के जो स्वामी हैं उनकी राशि में बैठे, यानी कि पैसा कमाने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। और मंगल 12वें घर को भी देखेंगे और भाग्येश हैं, भाग्य के कारक देख रहे हैं, यानी कि अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ चल रही हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं, जो चीज़ें आप नहीं टैकल कर पा रहे थे, उनको टैकल करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मंगल है और वक्री गुरु की दृष्टि और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी रहेगी। तो अचानक से लव लाइफ में कुछ लोगों के बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी बहुत ध्यान देना है इस टाइम में, और आपके अपने बच्चों से संबंध भी बिगड़ सकते हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। यहाँ पे वक्री गुरु का प्रभाव है मंगल पर और ये अष्टमेश है। पहले बात करें तो पंचम, 8वें और 11वें का मिलन हो रहा है। ये पनफरा स्थानों में से 3 भाव हैं, 2, 5, 8 और 11। तो इनमें से 3 का मिलन हो रहा है, यानी कि बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर आपको हो सकती है। और क्योंकि मंगल योग कारक है, 10वें से अष्टम में बैठना, साल के अंत में पुनः यहाँ पे जॉब चेंज का योग आपका बना रहा है। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उठाइएगा। बस एक चीज़ से बचेगा, क्योंकि गुरु अष्टमेश हैं और मंगल नवमेश हैं, तो ये साल के अंत में पुनः बॉसेस से थोड़ी प्रॉब्लम, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नवम पर केतु का प्रभाव भी है और नवमेश पर भी केतु का प्रभाव है। तो साल का अंतिम ये जो भाग है, ये पिताजी की सेहत पर एक नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकता है, पर बहुत हद तक चीज़ों को ठीक करने वाला योग है। कई एरियाज में इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। चलते हैं आखिरी योग की तरफ। 14वां योग जो है वो है कि मंगल शुक्र सूर्य युति। सूर्य आई थिंक 16-17 के आसपास आ जाएंगे आपके पंचम में, और शुक्र आएंगे 20 तारीख को। तो यहाँ पे शुक्र, मंगल और सूर्य की युति हो जाएगी पंचम में, और इन पर फिर से गुरु की दृष्टि। ये अच्छा है, क्योंकि अगर हम देखें सूर्य लग्नेश है, वो त्रिकोण में आकर अपने आप में राजयोग बना रहे हैं, वो अपने योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं, और शुक्र भी हैं जो कर्मेश है। तो साल का, अभी मैंने मंगल में जॉब चेंज का थोड़ा सा एक योग बनाया, ये तो बल्कि बहुत अच्छा योग बन रहा है। साल के अंत में आपका जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा योग है। अब इसके कभी कभी दुष्प्रभाव ये होते हैं कि देखिए, जॉब चेंज और जॉब जाने के योग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं वो जब हम कुंडली देखते हैं उसमें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सामान्य चीज़ें बता रहे हैं, 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह, कुछ लोगों के लिए जॉब जाने का योग भी बन सकता है, जिनकी कंपनी में हालात ख़राब है, दशांतरशा बहुत ख़राब है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट परसेंटेज होगी। अदरवाइज तो देखा जाए यहाँ पे जॉब चेंज का एक बहुत सुनहरा मौका आपको प्राप्त हो सकता है, बहुत अच्छा। और शनि का प्रभाव भी है, तो ये बताता है कि रोल चेंज करके जॉब चेंज करने का मौका, और अचानक से कोई बहुत अच्छा अवसर जॉब चेंज करने का मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रहों का योग है, तो और बृहस्पति की दृष्टि है। अब जैसे मैंने कहा 5, 8, 11 का इन्वॉल्वमेंट है, तो पैसा तो बढ़ेगा ही। यहाँ पे सूर्य भी आ गए, यानी कि सोचने का जो तरीका है वो भी बदलेगा, क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी। और शुक्र भी क्योंकि आ गए, तो आप बहुत मीनिंगफुल डिसीजन ले पाएंगे, बहुत मीनिंगफुल आपकी सोच हो पाएगी। और गुरु का प्रभाव क्या बता रहा है कि व्यक्ति
को अपनी गलतियों का एहसास, क्योंकि वक्री है ना, तो अपनी गलतियों का एहसास कर कर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बस प्रॉब्लम यह है कि उनका ध्यान बहुत भटका करेगा, उस पर नियंत्रण रखना है। और दूसरी चीज़, लव लाइफ के लिए पुनः ये थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। इवन मैरिड लाइफ पर भी इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र इन्वॉल्व हो गया और शुक्र एक अष्टम में बैठे ग्रह के साथ से इन्वॉल्व हैं, सूर्य के साथ इन्वॉल्व हैं, जो दोनों ही ये दोनों ग्रह दूर करते हैं। केतु का प्रभाव है और वक्री ग्रह का प्रभाव है। तो आई थिंक साल का अंतिम भाग पुनः लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं दिखा रहा। बाकी स्टूडेंट्स को तो मैं कहूँगा ध्यान अपना बनाकर रखिएगा, बहुत अच्छा। तो ये 14 योग आपके लिए बन रहे हैं जिनका प्रभाव बहुत रहेगा। इनमें जो भी चीज़ें अच्छी हैं बुरी हैं, उनके हिसाब से अपने जीवन का अनुसरण कर कर आगे अवश्य बढ़ सकते हैं। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में दूध, पीली सरसों, सफ़ेद तिल और गुलाब जल ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। केसर युक्त और पंचमेव युक्त खीर का भोग लगाना है और हलवे का भोग लगाना है महादेव को। 4 प्रकार के फल, 4 सरसों के तेल के और 4 घी के दिए ये अर्पण करने हैं। और वहीं पर बैठकर महादेव का या रुद्र गायत्री जो मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात, इसका 108 बार जाप कीजिएगा। ऑनलाइन मिल जाता है, आराम से देख सकते हैं। दूसरा है कि आपको किसी भी मंदिर में गेहूं के आटे, गुड़ और चावल का दान करना है और आपको किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ दान करना है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। ये सारे उपाय एक एक बार ही करने हैं। आशा करता हूँ वीडियो किसी भी दिन कर सकते हैं, कोशिश करिए संडे को कर लें, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि किस दिन करें। अगर मैं वैसे स्पेसिफिकली नहीं बताता तो किसी भी दिन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।